नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिनका लोक गायन के रूप में बड़ा ही नाम है और हम ये कह सकते हैं कि लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय इनको दूरदर्शन आकाशवाणी के साथ गाते हुए हो चुका है और बहुत सारे नेशनल अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, बहुत सारे राज्य स्तरीय अवार्ड भी इन्हें मिल चुके हैं और रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम है। लगभग 4 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड ये बना चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे और आज जो हमारा विषय भी है वो है हिमाचली संस्कृति और साहित्य के परिदृश्य, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो दौतराम पहाड़िया जी आज हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और स्वागत के साथ साथ इतना अच्छा लग रहा है कि आपने इतना काम किया है हिमाचली संस्कृति को बचाने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि कितना समय हो चुका है लगभग आपको लोक गायकी के रूप में, जो आपको ये पहचान मिली है, लोक गायन के साथ आप जुड़े हैं, इसके बारे में बताएं। जी, मैं दौतराम पहाड़िया, जैसा कि कहा, मैं कुल्लू ज़िला से हूँ और मणिकरण घाटी से संबंध रखता हूँ। तो लोक गायन की जहाँ तक बात है तो स्कूल समय से ही ये चला हुआ था जी। और स्कूल समय के बाद जब जेबीटी की ट्रेनिंग के लिए मंडी आए तो मंडी में वहाँ गुरुजन भी कुछ ऐसे मिले जिन्होंने फिर हमारा प्रोत्साहित किया इस और उसके बाद एसडी कश्यप गुरुजी के वो सानिध्य में चले गए और उन्होंने फिर हमारे को तराशा निखारा। तो मुझे लगभग 30 साल के आसपास इस चीज़ के लिए हो रहे हैं जी। 30 साल से भी अधिक हो रहे हैं, 2-3 साल ज़्यादा। तो इस विधा में जो है वो काम कर रहे हैं और संस्कृति से जुड़े हुए जो है संस्कृति को लेकर जो है हम काम कर रहे हैं। तो एक बचपन से ही बना होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आपने भी क्या ऐसा सोचा था कि मुझे एक सिंगिंग की दुनिया में जाना है, संगीत की दुनिया में जाना है, या फिर एक ड्रीम कुछ अलग था और इस फील्ड में आप आ चुके? ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि गायन के क्षेत्र में जाना है। ऐसा था कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ, तो हमारे लिए रोज़ी रोटी पहले ज़रूरी थी। तो रोज़ी रोटी के लिए पाने के लिए वो ट्रेनिंग वगैरह करनी ज़रूरी थी। तो मैट्रिक के बाद ट्रेनिंग करने गए, उसके बाद फिर ये तो शौक में ही बात आगे बढ़ती गई और सब जो भी इस जो है धारा में हमारे को मिलते गए, उन्होंने हमारा प्रोत्साहन किया और हम अनवरत जो है वो आगे इसमें बढ़ते रहे जी। तो परिवार में भी कोई और गाते थे या फिर कैसे आप लगता है कि आपने? मैं बता दूं कि ये शिक्षा जो है घर से ही मिली है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे मधुर कंठी थे, बहुत अच्छा गाते थे और वहाँ से ही कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आगे जाके गायक बनना है, ये है वैसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था जी। लेकिन वहाँ से ही पहले वो अंकुर जो फूटा, उसके बाद जो है इसने जो है पहले उनको भी लगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है लड़का, पता नहीं किस ओर जाएगा इसमें। बाद में जब देखा कि नहीं थोड़ा काम जो है वो हो रहा है इसमें, तो उनका स्नेह हमेशा बरकरार रहा। मैं कहूँ कि पहले गुरु मेरे पिताजी हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी। बहुत खूब, क्योंकि परिवार का अगर सहयोग मिले तो दिशाएं या फिर मंजिल बहुत आसान हो जाती है। जैसे आपने कहा कि सभी को ये फिक्र रहती है कि कहीं ना कहीं इस फील्ड में जाएंगे तो नुकसान ना हो जाए, और ये जिम्मेवारियां भी जो होती है परिवार की, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे पहले कि हम आपके बारे में और कुछ जानें, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी ज़रूर चाहते होंगे कि आपकी आवाज़ जो हिमाचल के लोग आपको जानते हैं, जिस आवाज़ के दम पर कुछ आप गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले स्क्रोहा में स्टूडियो था एसडी कश्यप गुरुजी का जी। तो उनका जो स्टूडियो वहाँ मैं गया तो वहाँ एक उन्होंने कहा कि बेटा सुनाइए क्या लाया है तैयार करके नया। तो मैंने गीत सुनाया जो मैंने माँ पर लिखा हुआ था और फिर उसके बाद वो गीत रिकॉर्ड हो गया वो, उसने फिर वो कई सोपान उसने स्थापित किए गीत ने। तो वो उसकी गीत की मैं पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि माँ से सभी प्यार करते हैं, इसलिए मुझे लगभग सभी लोगों का भरपूर प्यार मिला, क्योंकि माँ से तो सभी प्यार करते हैं। मैं गुनगुनाता हूँ 1-2 पंक्तियाँ। जुग लोड़ी जी मेरी आमा देवी है,
सभी न प्यारी मेरी आमा देवी है, जुग लोड़ी जी मेरी आमा देवी है, सभी न प्यारी मेरी आमा देवी है, एंडी जूर नू आड़ी तू हेरी है, सभी न प्यारी मेरी आमा देवी है। आ मेरी ममता मेरी झूरी, दुनिया नहीं करी सकदी पूरी, आ मेरी ममता मेरी झूरी, दुनिया नहीं करी सकदी पूरी, सारी गल्ला सी झूठी आमा देवी है, सभी न प्यारी मेरी आमा देवी है, जुग लोड़ी जी मेरी आमा देवी है, सभी न प्यारी मेरी आमा देवी है। जी। मेरी तये आमा दुखड़ू झेला, पालू नहीं कदी छोड़ दी केला, मेरी तये आमा दुखड़ू झेला, पालू नहीं कदी छोड़ दी केला, बड़ा बुटड़ू केरू आमा देवी है, सभी न प्यारी मेरी आमा देवी है, बड़ा बुटड़ू केरू आमा देवी है, सभी न प्यारी मेरी आमा देवी है, जुग लोड़ी जी मेरी आमा देवी है, सभी न प्यारी मेरी आमा देवी है, एंडी जूर नू आड़ी तू हेरी है, सभी न प्यारी मेरी आमा देवी है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये आपने इतना प्यारा लिखा है अपनी माँ के लिए, और सभी के दिलों के करीब हो ये होगा, क्योंकि सभी को जो है अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, माँ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जी, तो आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि जब आपने स्कूल में शिक्षा ग्रहण की तो उस समय से आपने साथ साथ संगीत की शिक्षा भी प्रारंभ की, या बाद में आपने इसकी संगीत की शिक्षा शुरू की? स्कूल समय में तो जो स्कूल के कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें भाग लिया करते थे जी। ज़्यादातर ये बुखार जो चढ़ा है ये जब हम जेबीटी की ट्रेनिंग करने मंडी आए थे उसके बाद चढ़ा है जी। तो आप अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े? हाँ जी, मैं सबसे पहले जेबीटी अध्यापक के रूप में काम किया, उसके बाद भाषा अध्यापक हिंदी, उसके बाद कला स्नातक अध्यापक टीजीटी आर्ट्स, और उसके बाद प्रवक्ता हिंदी, और प्रवक्ता हिंदी के पद से ही मैं हाल ही में अक्टूबर मास में सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। जी, बहुत खूब। और उसके साथ साथ आपने जो ये हिमाचली संस्कृति और साहित्य के लिए इतने सारे कार्य किए हैं, वो भी एक जॉब के साथ साथ इतना कुछ आपने किया है, तो वो एक देन है हिमाचल के लिए आपकी। और जो आपने साहित्य के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, वो आपने कब से लिखना शुरू किया? लिखना क्योंकि शुरू में कुछ ऐसा शौक़ रहा कि भाई जो भी लिखूं मैं तो खुद ही लिखूं। शुरू में फिर वो हल्की फुल्की रचनाएं हुआ करती थी, उसके बाद थोड़ा हालांकि SD कश्यप गुरु जी भी कहते थे कि बेटा आप जो लिखते हैं आप सही लिखते हैं, तो इसके मतलब इससे उन्होंने हौसला बढ़ाया और लिखने का दौर बदस्तूर जारी रहा जी। तो हर विधा में लगभग 500 से अधिक रचनाएं जो है मेरी मैंने लिखी हुई हैं जी। और स्कूल स्तर में मैं नाटक वगैरह भी लिखता था, उसका निर्देशन वगैरह भी करता था। नाटक में जो है हमारे शिमला में यहाँ ग्रीष्म नाटकोत्सव होता है, उसमें भी हम भाग लेते थे पहले जी। तो काफ़ी नाटकों में भाग लिया है, जैसे मुँह मांगा दहेज हुआ, आज का एकलव्य हुआ, ऐसे ऐसे नाटकों में एडिपस एक नाटक था उसमें भाग लिया है, कालीबाड़ी में गेटी थिएटर में। तो ऐसा दौर लिखने का शौक़ शुरू से ही था, तो लिखता मैं खुद था। और मज़े की बात यह है कि मैंने आज तक अपने लिखे हुए गीत ही गाए हैं। जी, वही मैं पूछना चाह रही थी कि जो अपने लिखे हुए गीत ही गाए हैं वो हमेशा से आपने खुद ही लिखे? हाँ जी, उसका संग्रह भी मैं कर रहा हूँ अभी। आजकल दिल्ली में एक आमा देवी टाइटल से एक पुस्तक मेरी वो शाया होने जा रही है, जल्दी ही वो लोगों के बीच में आ जाएगी। तो उसमें 100 के आसपास रचनाएं मैंने रखी हुई हैं, पहाड़ी कुल्बी। तो वो जल्दी जो है वो सब लोगों के बीच में आ जाएगी, जिस पर माँ वाली जो रचना है अभी मैंने गा के सुनाया। टाइटल मैंने, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ है ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बिल्कुल। तो जैसे आप अभी आपने कहा कि आपने शिक्षा ग्रहण की संगीत की, जब आपको काफ़ी समय हो चुका था पढ़ाई करते हुए, तो आपके साथ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं। हाँ जी। तो उनको भी क्या आप समय समय पर इस तरह की मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल जी, हमारे स्कूल में जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, और बच्चों ने राज्य स्तर पर
राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व किया है हमारी पाठशाला का जिला का, या मैं कहूँ प्रदेश का, क्योंकि ये क्रमवार चलता है ना जी आगे को। तो ऐसा चला। और मैं बता दूं कि जिस स्कूल में मैं था, जिस इलाके से मैं संबंध रखता हूं, वहाँ पर बच्चे भी जो हैं इसके बड़े शौकीन हुए हैं। और मैं तो कहता हूं कि वह गायकों के जो है, नए नवोदित गायक जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जमात जो है वो तैयार हो गई है। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो हिमाचल के लोकगीत होते हैं, हिमाचल की संस्कृति को संजोने के लिए जो ये प्रयास रहता है, उसमें जो युवाओं का प्यार अगर मिले तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी जी। युवा लोग जो हैं, युवा लोग आजकल भी कुछ एक युवा लोग जो हैं बहुत अच्छा काम जो है इसमें कर रहे हैं। तो उनका इस क्षेत्र में स्वागत है, क्योंकि जो ये सांस्कृतिक धरोहर है, जो ये हमारी पूंजी है, उसको आगे ले जाना है जी। तो ये है जी। तो जैसे आप अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े थे, साहित्य के साथ साथ आपने बच्चों के लिए भी ऐसी मुहिम चलाई है कि जिससे जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे आपने लिखा है कि जो भी लिखो वो सुंदर लिखो या स्वच्छ लिखो या फिर अच्छा लिखो, तो ऐसे कुछ उसके बारे में भी बताया। हाँ, जो आपने अभियान चलाया। मैंने जी अपनी पाठशाला में 2-3-4 पाठशाला में स्थानांतरण होने के बाद भी जहाँ मैं गया, मैंने एक वो क्या कहते हैं कि एक मुहिम ऐसी चलाई थी कि जो भी लिखो सुंदर लिखो। उसमें मैं क्या करता था कि जब मैं पदोन्नत हुआ उसके बाद कि बच्चों को मैं बुलाता था 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, जो है सुबह अतिरिक्त समय में जो बच्चा मध्य अवकाश में भी वो सीखना चाहता है कुछ, उसका भी स्वागत था। और 4 बजे के बाद भी शुरू में हम बैठा करते थे, लेकिन आजकल संदर्भ कुछ ऐसे हो गए हैं कि 4 बजे के बाद बच्चों को रखना थोड़ा जरूरी नहीं समझता था। तो मैं बच्चों को बुलाता था जी, और उसके बाद जो है हिंदी का मैं शुरू करता था जी, वर्णमाला से शुरू करता था। मैं बच्चों से बात करता था कि मैं आपको जो है वो आपकी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये हम में कोई आगे चलकर वो त्रुटि ना रहे इस चीज़ के लिए। तो बच्चे बहुत रुचि लेते थे, जिनके जो है वो फोटोज़ वगैरह भी हैं, वायरल हुए हैं काफ़ी फ़ोटो। और स्कूल में भी मेरी सराहना होती थी, ज़िला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी सराहना हुई है, जिसके लिए मुझे इनाम से भी नवाजा गया है। तो मतलब इसका फ़ायदा भी हुआ है जी। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो शुद्ध लिखना, अच्छा सुंदर लिखना, मैं अपने इलाके में, ज़िला में सुंदर लिखाई के लिए जाना जाता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो गायकी के लिए तो जाना हाँ जी, हाँ जी, सुंदर लिखाई हाँ के जी, हाँ लिए जी। तो बच्चों में भी एक किसी न किसी रूप में असर हुआ है, किसी में थोड़ा ज़्यादा और किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा। वो तो मैं कम तो मानता ही नहीं। जी। हाँ जी, कोशिश अगर करते रहें तो वो कोशिश एक न एक दिन ज़रूर फलीभूत होती है। और बच्चों को सिखाना और उनके लिए समय देना, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप साहित्य के साथ जुड़े हैं, तो कुछ आपने लिखा हो वो आप सुनाना चाहें दर्शकों को? हाँ जी, मैं हिंदी और पहाड़ी दोनों में लिखता हूँ जी। तो पहाड़ी तो रचना जो है लगभग मैं गा के सुना दी आपको। हाँ जी, हाँ जी। और मैंने हिंदी में भी लिखने की कोशिश की है जी। मैंने माँ पर लिखा है जी, एक बहुत ही सुंदर जो है वो कृति मेरी ओर से मैंने बनाने की कोशिश की है। चिथड़े सुख में 2-4 पंक्तियाँ आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद कविता के बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। मैंने लिखा जी, चिथड़े सुख। माँ जो हमारे लिए करती है, प्रातः बेला में उठती है, सारा जो जितने भी परिवार के लोग हैं सबका ध्यान रखते हैं। हालांकि घर में हर लोगों की, हर व्यक्ति की अलग अलग फरमाइश होती है। माँ जो है एक ऐसी देवी है जो सबको पूरी करते हुए जो है अपना दिन गुजारती है और सबके लिए काम करती है। पता नहीं माँ को ऐसी भगवान ने क्या ऊर्जा दी है, माँ कभी थकती नहीं है जी। तो उस पर लिखने की कोशिश की है। ना ही कई बार तो लोग माँ को समझते हैं, कई बार ऐसा भी है कि माँ को नहीं समझते, यही मैंने इसमें कहने की कोशिश की है। तो शीर्षक है चिथड़े सुख। बेसुखी थी उठ प्रातः सैकड़ों काज, खत्म नहीं एक दूजा हाजिर, भरा परिवार सबकी अलग चाह, ढोर घास खाना परिवार, आवाज देते जूठे बर्तन, सबको स्वेच्छा से जीना पसंद, व्यस्त दिखते बैठे भी, लोग बैठे हुए अपने आप को व्यस्त दिखाते हैं जी। काज समेटे सबके, दिन चढ़ा सबका काज हेतु विसर्जन, निरीह अकेली घर समेटे, टीस करती काया, कहाँ दर्द है कल पता करूंगी। आज तो समय नहीं है माँ के पास जी, कल पता करूंगी। संध्या होने का काज, बारी बारी तंज करते घर आते लोग, सिखाया नहीं कुछ आता नहीं तुझे, ऐसी भी घर में जो है माँ को जो था ताने सुनने को मिलते हैं। तो ऐसी ही
इस कविता में कहने की कोशिश की है कि माँ जो है एक जैसे एक सुबह उठकर एक चक्की में वो जुट जाती है काम की चक्की में, लेकिन माँ ने कभी उसका हिसाब मांगा नहीं जी। क्योंकि माँ हिसाब छुट्टी नहीं मिलती, माँ हिसाब मांगती ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा लिखने की कोशिश की है। तो मैं इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी माँ को समझने की ज़रूरत है, आवश्यकता है माँ को समझने की। अगर हम माँ को नहीं समझेंगे तो ये मैं समझता हूँ माँ के साथ किसी न किसी रूप में हम जो है वो न्याय नहीं कर रहे हैं। उस देवी को भी आराम की ज़रूरत है, उसके भी अपने अरमान हैं। वो तो सिर्फ परिवार के लिए जीती है, अपने लिए कब जिएगी वो, ये ध्यान रखना जो है परिवार के सदस्यों का जो है जी काम है। ये मैंने इसमें कहने की कोशिश की है जी। बहुत खूब, और इतना अच्छा आप लिखते हैं। उसके साथ साथ हम अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से हम शुरुआत करते हैं, जो कि रिकॉर्ड्स के रूप में आपने बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लगभग 4 तरह के रिकॉर्ड आपके बने हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें, लिम्का रिकॉर्ड की बात करें, तो ये इन रिकॉर्ड्स के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, किस तरह के रिकॉर्ड थे और इसमें किस तरह के कार्यक्रम आपने पेश किए। देखिए जी, हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो संस्कृति का धनी है जी। कोई भी ज़िला हो। और मैं बात करूंगा कुल्लू ज़िला की। कुल्लू ज़िला तो सांस्कृतिक तौर पर अपने आप में जो है कई आयाम स्थापित किए हुए हैं जी। तो वहाँ के प्रशासन द्वारा सोचा गया 2014 में कि एक ऐसा महानाच किया जाए, महिलाओं के एक ऐसी नाट्य की जाए जिसमें सारी महिलाओं की भागीदारी हो। और 2014 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए ये काम किया गया था जी, जिसमें नामांकित 9000 महिलाएं हुई थी। हालांकि महिलाएं ज़्यादा नाची थी इसमें, तो महानाटी का उसमें नाम दिया गया था। तो महानाटी में जो है उसमें फिर जो गायक के रूप में मैंने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, और कुल्लू के बहुत सारे गायक थे जिन्होंने इसमें भाग लिया, उनके साथ मेरा भी भाग था। और 2015 में फिर जाके जी इसी महानाट्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो है अटेम्प्ट किया गया, उसका मतलब कोशिश की गई और वो दर्ज भी हुई, जिसमें बहुत सारी महिलाएं नाची थी जिनका रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ, कुछ एक रिकॉर्ड से बाहर भी थी। लेकिन तो उसमें गाने का सौभाग्य जो मिला, उस दौरान के उपायुक्त या प्रशासन कुल्लू से जुड़े हुए लोग या कुछ एक ऐसे जो मेरे से भी वरिष्ठ लोग थे, कुछ जो इसमें जुड़े हुए थे, जो लोक गायकी या संस्कृति इस विरासत से जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने इस महाकुंभ में अपना योगदान दिया। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ जी कि मुझे भी इसमें जो है गाने का मौका मिला था। तो मैं इसके लिए अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान मानता हूँ। अपनी संस्कृति को इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना एक बड़ी बात होती है, और ख़ास तौर पर हिमाचल की संस्कृति जो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी सुंदर हमें लगती है अपनी संस्कृति, तो उसे एक नाम और मुकाम पे पहुंचाना एक बहुत प्राउड की बात होती है सभी के लिए। तो जैसे आप अब हम नेशनल अवार्ड्स की बात करें, बहुत लंबी लिस्ट है उसके बारे में भी, तो किस तरह से ये शुरुआत हुई थी और कब आपको पहला अवार्ड मिला था, उसके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहला अवार्ड मुझे मालूम ही नहीं था कि इसमें भी अवार्ड मिलते हैं, ज्ञात ही नहीं था। मैंने एक गीत लिखा था कन्या भ्रूण हत्या, उस दौरान सरकार का एक कार्यक्रम चला हुआ था, तो मैंने गीत लिखा हुआ था जी, उस पर एक गुनगुना के भी सुनाऊंगा थोड़ी सी बात करने के बाद उसको। तो गीत लिखा था एक, उस पर फिर वो मेरे घर में मेरी बेटी भी गाती है, मीना पहाड़िया उनका नाम है, और वो गाती हैं। तो उनको भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है इनामात उनसे नवाजा गया है, तो उन्होंने गा लिया वो गीत। और हमने एक लालू भाई नाम से एक हास्य फिल्म बनाई थी ऐसी, उसमें वो गीत रखा गया। और तात्कालिक जो है जो पंडित खीमीराम जी से वहाँ के विधायक थे, उनसे हमने उसका विमोचन कराया। तो पत्रकार बंधुओं ने ये बात पकड़ी कि देखो सरकार ने एक कैंपेन चलाया हुआ है, यहाँ लोग इस मतलब कन्या भ्रूण हत्या पर जो है बेटी बचाओ इसको लेकर कुछ कलाकार जो ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद वो हाईलाइट हुआ, उसके बाद सरकार को भेजा, तो सरकार ने जो है पहला इनाम जो है हमारे को राज्य स्तर का वो कुल्लू में जो है वो दिया गया था। तात्कालिक जो है मंत्री जी आए थे वहाँ पर, उन्होंने दिया था। तो इस तरह इनामात की शुरुआत हो गई। और उसके बाद भुट्टी बीबर्स है कुल्लू की, एक बड़ा मील पत्थर है, माइलस्टोन है, पूरे विश्व में जाना जाता है भुट्टी को शॉल्स या दूसरे जो आज ये उन्होंने बेदराम ठाकुर
जी हैं, उसके जो फाउंडर थे, उनके नाम से जो है उन्होंने चलाई हुई थी मुहिम जो चलाई, उसमें मेरे को उन्होंने पहला नेशनल अवार्ड दिया था। और उसके बाद हिमतरो अवार्ड, उसके बाद तो थोड़ा जान पहचान हो गई। फिर शिमला में इनामात की झड़ी है, और आज मेरे पास कुल जो हैं वो 61 इनामात हैं, जिनमें से कुछ एक का जिक्र जो है कागज़ में किया गया है, कुछ एक नहीं किया गया जी। ऐसे इनामात का जो है मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ आपने जो ये रिकॉर्ड बनाए या फिर जो ये इनाम लिए, ये सिर्फ गायकी में नहीं बल्कि आपने साहित्य के क्षेत्र में और अध्यापन के क्षेत्र में भी आपने ये, अध्यापन के क्षेत्र में भी जी, अध्यापन के क्षेत्र में क्योंकि स्कूल में वो कहते हैं ना कि जो काम करता है वो किसी न किसी रूप में वो सब लोगों की दृष्टि में आ ही जाता है, तो ऐसा था जी। तो सबसे पहला इनामात जो है मुझे तात्कालिक जो है मुख्यमंत्री राजा श्री वीरभद्र सिंह जी, उनके द्वारा जो है कांगड़ा धर्मशाला में मिला था, बढ़िया जो अध्यापन कार्य करने के लिए। उसके बाद तो चंडीगढ़ में जाकर अपने पंजाब में और 2-4 जगह या हिमाचल से बाहर भी जो है इनामात की झड़ी लगती रही। किस किस का जिक्र करूं, तो आजकल मेरे पास 12 जो है वो नेशनल अवार्ड हैं जी, जिसमें शान हिमाचल, शान भारत, भारत योग, ऐसे ऐसे इनामात हैं बहुत सारे। और बढ़िया जो अध्यापन कार्य करने के लिए मेरे पास 11 अवार्ड्स हैं जी। आज मुझे फख्र होता है कि मैं अध्यापन के पुनीत कार्य में जो है था और जिस भी क्षेत्र में आप गए उसमें आपने बेस्ट करने की कोशिश। हाँ जी, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक पहुँच पाया हूँ इसमें, लेकिन उसके बाद इस संस्कृति का काम आगे बढ़ाना था, ये ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो एक नया दौर चल पड़ा है। तो संस्कृति को भी बचाना जो है, जो नए जो लोग हैं, जो यूथ हैं, उन तक लाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है जी। तो इस मुहिम में भी काम करता हूँ मैं, पारंपरिक गीतों पर ज़्यादा काम करता हूँ जी, और उससे ही पहचान बन गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसके भी इनामात मिलते हैं या इसके लिए भी कुछ होता है। हम बस कर्म करते गए और फल कहीं ना कहीं ये एक आपका मतलब शौक भी था कि सिर्फ गायन ही नहीं, आपका हर एक फील्ड में मैं कह सकती हूँ कि लिखने में, साहित्य में और लिखावट में, जैसे आपने कहा कि अच्छी लिखाई के लिए आप जाना चाहते हैं, तो हर चीज़ में आप अच्छा काम करते रहे। हाँ जी। फिर कलाकार के लोग कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में भाषा संस्कृति विभाग की ओर से पहली बार हम 1990 में दिल्ली गए थे, वहाँ झांकी वगैरह में काम किया था कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में। तो उसके बाद जाके दिल्ली में और भी काफ़ी जगह प्रोग्राम हुआ करते थे। दिल्ली, चंडीगढ़ साल में कहीं न कहीं प्रोग्राम हुआ करते रहते हैं जी। हिमाचल प्रदेश में जितने भी सारे मेले हैं उसमें मैंने अपनी प्रस्तुति कभी ना कभी किसी न किसी रूप में दे दी है जी। तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपने अभी कहा था कि आपने जैसे आपको अवार्ड मिला था, आपने कहा था कि मैं इसके बारे में गुनगुनाऊंगा, तो आपसे जानना चाहते हैं कि वो हाँ जी, बिल्कुल किस तरह का गाना था? वो मेरी बेटी ने वो गीत गाया था, मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरी अपनी लिखी हुई रचना है वो जी, बेटी पर, कि बेटी को समझ, आज कन्या भ्रूण वगैरह करते हैं लोग जो हैं, जो ये अच्छी बात नहीं है, तो उस पर लिखा था मैंने गीत। मैं 2 पंक्तियाँ गाऊंगा उसकी जी। ना मारे मेरे बापुआ पेटन ना मारे, ना मारे मेरे बापुआ बेटी ना तुम्हारे, औज समझा आमाजे पेटन ना मारे, ना मारे मेरे बापुआ बेटी ना तुम्हारे। बेटी हुआ सा लक्ष्मी, लक्ष्मी संगे दुर्गा काली, बेटी हुआ सी लक्ष्मी, लक्ष्मी संगे दुर्गा काली, बेटी हुआ सी घर रे रौनका बेटी सबिन प्यारी, बेटी हुआ सी घर रे रौनका बेटी सबिन प्यारी, ना मारे मेरे बापुआ बेटी ना तुम्हारे, औज समझा आमाजे पेटन ना मारे, पेटन ना मारे, पेटन ना मारे। बहुत खूब। और आज तक मैंने अभी तक जो भी आपको सुना, और कविताओं के माध्यम से या फिर गीतों के माध्यम से, हर एक गीत या कविता में आपने एक जो
समाज के लिए मैसेज देने की कोशिश की संदेश है। देने की कोशिश जी, की है जी, जी। अपने लिए सिर्फ नाचने गाने के लिए मैं भी गाता हूँ, लेकिन जी। ज़्यादातर मेरे गीतों में कुछ न कुछ रहता है कि मैं कुछ न कुछ बात कर सकूँ, अपने जो समाज जो है जागरूक करने के लिए उनसे बात कर सकूँ, अपनी बात उन तक रखूँ। तो मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ परिवर्तन तो अवश्य रूप से आता है। आगे आप क्या क्या सोचते हैं, क्योंकि अब तो आप भरपूर समय अपने लिखने या फिर अपनी गायकी को दे सकते हैं, और क्योंकि अब आप अध्यापन क्षेत्र से भी निवृत्त हो चुके हैं, क्योंकि जो समय का अभाव भी रहता है ना, वो भी रहता है कि एक जॉब के साथ भी इन चीज़ों के लिए समय निकालना थोड़ा कम होता है, मुश्किल होता है। तो अब आप क्या आगे करना चाहते हैं? आगे भी यही संस्कृति की जो ये विरासत है, इसको आगे ले जाना है किसी न किसी रूप में। जो हमारे बुज़ुर्गों ने एक सांस्कृतिक जो धरोहर, जो पूंजी है हमारे पास, जो दे के रखी है, उसको आगे जो है आजकल की युवा पीढ़ी है उन तक पहुंचाना बड़ा लाजमी है जी। तो इस एवज में जो है वो काम जो है वो मैं करता रहूँगा, निर्वृत्त करता रहूँ। और मैं घर को मेरा ज़्यादा कोशिश रहती है कि पारंपरिक जो गीत है उन पर मैं काम करूं, और आजकल के हिसाब से भी मैं गीत गाता हूं, लिखता हूं, और मार्केट में भी आए हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल है मेरा अपना जी, और उसमें भी आते हैं जी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो आने वाला काम है आपका उसके लिए। हम तो ये चाहते हैं कि जो आपने हिमाचली की संस्कृति और साहित्य को आगे बढ़ने का मुकाम जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले, और युवा जो है वो आपके साथ जुड़े। तो इनसे मिले कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे दौतराम पहाड़िया जी, जो कि लोक गायक के रूप में सभी जानते हैं और साहित्य के साथ भी जुड़े हैं। इनसे मिले कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।